जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं जो हर किसी के काम का है। ये जमीन से संबंधित सारे मुद्दे को आज हल करूंगा। जमीन से जितने भी रिलेटेड टॉपिक है, बंटवारा, किस प्रॉपर्टी में आपका कितना हिस्सेदारी है, कौन प्रॉपर्टी कौन किस्म का होता है, जैसे सारा प्रकार बताऊंगा। आप पूरे वीडियो में बने रहे। आपसे रिक्वेस्ट है पूरे वीडियो में बने रहे। अगर आप इस वीडियो को छोड़ते हैं, थोड़ा भी स्किप करते हैं, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप हजारों वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पर, लेकिन बात आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं पूरा का पूरा, आपको फिर दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जमीन से संबंधित मामला, जमीन से संबंधित कोई भी विवाद है तो आइए सीधा टॉपिक पर आज लेकर आपको आता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जमीन कितने प्रकार का होता है, जमीन होता कितने प्रकार का है, प्रॉपर्टी होता कितने प्रकार का है, ये पहले जानना सबसे बेहद जरूरी है। तो पहले ये देख लीजिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो ये पैतृक संपत्ति क्या होता है? बाप, दादा, परदादा, 4 पीढ़ी तक, आपके से लेकर पिछले 4 पीढ़ी तक का जो संपत्ति होता है, जिसमें आपका सीधा सीधा अधिकार होता है, जन्म से ही अधिकार होता है। ये नहीं कि वो देंगे तो आपको मिलेगा, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा। आपके परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, परदादा नहीं है और उन्हीं के नाम से प्रॉपर्टी है, उसमें सीधा सीधा आपका अधिकार है। आपके दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, दादा इंतकाल कर गए, डेथ कर गए, मर गए, वो नहीं है, सीधा सीधा उसमें आपका हिस्सेदारी बन जाता है। आपके पापा के नाम से प्रॉपर्टी है, पापा नहीं है, डेथ कर गए, मर गए, पापा के प्रॉपर्टी में आपका हिस्सेदारी हो जाता है। किसी भी प्रकार से कोई भी आपको बेदखल नहीं कर सकता। उसे हम पैतृक संपत्ति कहते हैं। मतलब अभी से लेकर 4 पीढ़ी पीछे तक का जो संपत्ति होता है उसे पैतृक संपत्ति कहा जाता है, जिसमें जन्म से आपका अधिकार है। आगे आपको बताता है, दूसरा होता है ज्वाइंट प्रॉपर्टी। ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, इसके बारे में आप समझिए। ज्वाइंट प्रॉपर्टी हम उसे कहते हैं जो ज्वाइंट फैमिली में खरीदा गया होता है। समझ गए आप? ज्वाइंट फैमिली जिसे संयुक्त संपत्ति कहते हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ज्वाइंट फैमिली जो होता है, ज्वाइंट फैमिली, जैसे कि मान लीजिए कि आप 4 भाई है, 5 भाई है, 7 भाई है, या फिर आपके पिताजी 2 भाई रहे हो, 4 भाई रहे हो, 5 भाई रहे हो, ये एग्जाम्पल दे रहा हो, जितने भी भाई रहा हो, और सभी लोग साथ में ही रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं। भले ही रोजगार अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फैमिली में एक साथ रहते हैं। कोई संपत्ति खरीदते हैं, कोई भी संपत्ति, चाहे गाड़ी खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, घर बना रहे हो, तो साथ में पैसे लगाकर खरीदते हैं, पैसे मिलाकर खरीदते हैं, पैसे मिलाकर घर बनाते हैं। चाहे किसी का 1 लाख रुपया लगा हो, चाहे किसी का 10 लाख रुपया लगा हो, कितने भी पैसा लगा हो, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी खरीदा जाता है तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो जाता है। उस फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं सबकी हिस्सेदारी उसमें कानूनी रूप से हो जाता है। जैसे आप 4 भाई है, 5 भाई है, साथ में मिलकर प्रॉपर्टी खरीदा, किसी का 1 लाख लगा, किसी का 5 लाख लगा, किसी का 10 लाख लगा, किसी का 2 लाख लगा, और वो प्रॉपर्टी खरीद लिया गया ज्वाइंट में। और कभी आप 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद जब आपस में अलग अलग होते हैं आपसी सहमति से या फिर किसी भी प्रकार से, तो उस प्रॉपर्टी में बराबर बराबर सबका हिस्सेदारी होता है। चाहे वो प्रॉपर्टी कोई एक भाई के ही नाम से क्यों नहीं हो, किसी एक भाई के नाम से वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा दिया गया है ज्वाइंट में रहते हुए, इस बात का आपका प्रूफ है कि आपने उसमें पैसा लगाया, चाहे जितना भी लगाया हो, और इस बात का प्रूफ है कि ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए खरीदा गया हो, तो फिर आप उसमें हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं और उसे हिस्सेदारी देना ही होगा। वैसे आपसी सहमति से हिस्सेदारी हो जाए तो और बहुत अच्छी बात है। आपसी सहमति से ही ज्यादातर हिस्सेदारी लोग कर लेते हैं, चाहे किसी एक के नाम पे क्यों ना हो। लेकिन जब अलग होता है फैमिली तो अपने अपने नाम से बंटवारा करके अपने अपने नाम से करा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि बाद में विवाद नहीं होता है। लेकिन एक के नाम पे ही या बंटवारा कर लिया आपने तो फिर भी विवाद बाद में हो सकता है। 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद जब आपके बच्चे होंगे तो जिसके नाम से रहेगा उसके बच्चे दावा कर सकते हैं डायरेक्ट, और उसमें विवाद पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए जब ज्वाइंट फैमिली में है, ज्वाइंट में खरीदा गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस वक्त, जिस दिन आप अलग अलग होते हैं तो आपसी सहमति से अपने अपने नाम से प्रॉपर्टी करा लेना चाहिए, अपने अपने नाम से बंटवारा कर लेना चाहिए। ऐसे कानूनी रूप से हक बनता ही है, चाहे किसी एक भाई के नाम से ही खरीदा गया हो ज्वाइंट में, लेकिन सभी भाई का उसमें अधिकार हो जाता है। अब अधिकार का बात करें तो सिर्फ भाई के नाम से ही नहीं, मैंने आपको बताया चाहे वो पिता के नाम से खरीदा गया हो, माता के नाम से खरीदा गया हो, किसी भाई के नाम से खरीदा गया हो, मतलब ज्वाइंट में रहते हुए किसी के नाम से खरीदा गया हो, सबकी हिस्सेदारी उसमें हो जाती है। अब आगे आइए, आगे अगला किस्म बता रहा हूँ, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है कि मतलब खुद का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी, खुद से जो संपत्ति खरीदा हुआ है कोई व्यक्ति, आपके पिता ने अपनी कमाई से उस संपत्ति को खरीदा, किसी भी संपत्ति को, कोई जमीन खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदा, कोई कार खरीदा, कुछ भी अपने नाम से खुद कमा कर खरीदा है वो प्रॉपर्टी, तो फिर उसमें क्या होता है,
आपका सीधा सीधा हिस्सेदारी नहीं होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पिता के नाम से प्रॉपर्टी है, माँ के नाम से प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट मेरा अधिकार हो जाता है। ऐसा संभव नहीं है, ये मन का वहम है और लोग गलत बताते हैं। जब तक पिताजी जीवित है, पिता के नाम से संपत्ति पिता ने खुद खरीदा हुआ है, तो जब तक पिता जीवित है तब तक आपका उसमें कोई अधिकार नहीं है। उस प्रॉपर्टी को वो बेच सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी का। उनका पूरा अधिकार है उस प्रॉपर्टी पर। जरूरत पड़ने पर वो उस प्रॉपर्टी को बेच के खा भी सकते हैं, खर्च भी कर सकते हैं। तो आप अगर उन्हें नहीं देखते हैं तो अपना खुद का खरीदा हुआ प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार है, उसे बेच सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। या फिर माँ के नाम से भी है, अगर पापा ने खुद से खरीद के माँ के नाम से दिया है प्रॉपर्टी, या फिर माँ पिता ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदा है, या माँ ने खुद से खरीदा है, उस पर भी आपका जब तक जीवित है तब तक कोई अधिकार नहीं है। तो अधिकार कब है? अब आपके समझ में आएगा कि अधिकार कब है, ये सवाल जरूर मन में आएगा। तो आप समझ लीजिए कि अधिकार कब है। जैसे पिता के नाम से खरीदा हुआ संपत्ति है, चाहे वो पैतृक है, चाहे वो ज्वाइंट फैमिली का है, चाहे वो खुद से खरीदा है, तीनों में बता देता हूँ, चाहे वो पैतृक संपत्ति है, संयुक्त संपत्ति है, खुद से खरीदा हुआ संपत्ति है और पिता के नाम पर आ गया हुआ, तो अगर वो नहीं रहते हैं, उनका डेथ हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका स्वर्गवास हो जाता है, उस स्थिति में फिर डायरेक्ट आपकी हिस्सेदारी उसमें हो जाती है। फिर अधिकार ले सकते हैं उनके ना रहने के बाद। लेकिन वो जीवित है तो उसमें अधिकार नहीं है उनका खुद का खरीदा हुआ संपत्ति में। लेकिन एक बात और बता रहा हूँ, परदादा के नाम से संपत्ति है या फिर दादा के नाम से संपत्ति, और वो संपत्ति जो पैतृक संपत्ति कहते हैं, खानदानी संपत्ति कहते हैं, कोई भी जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, और वो आपके पिता के नाम से आया है, वहाँ से बंटवारा मिला है, आपके चाचा से, आपके पिता से बंटवारा हुआ है, तो उसमें आपके पिता के हिस्से में इतना दादा की जमीन आया है या परदादा की जमीन आया है और वो उनके नाम से किया गया है। तो ये प्रॉपर्टी भी ऐसा नहीं कि उनके नाम से किया गया है तो वो अकेले बेच सकते हैं या फिर उसमें मनमानी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनके नाम से हुआ है लेकिन उसमें सीधा सीधा आपका भी अधिकार। पिता के नाम से भले ही हो गया है लेकिन दादा का संपत्ति हो, परदादा का संपत्ति है, तो पिता के नाम से हुआ है, बंटवारा में आया है, सीधा सीधा आपका अधिकार है। कभी भी उसमें आप अपना अधिकार ले सकते हैं, कभी भी हिस्सेदारी मांग सकते हैं, या फिर आपके पिता आपके बिना इजाजत का बेच रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, तो आप उसमें रोक लगा सकते हैं, अपने हिस्सा को बेचने से रोकवा सकते हैं। जैसे जितना आप 2 भाई है या 3 भाई है और पिता है आपका जीवित है, लेकिन वो दादा परदादा के नाम से संपत्ति आया हुआ है उनके नाम से, तो उसमें क्या है कि आप दोनों भाई का जितना जितना हिस्सेदारी होगा उतना ही पिता के नाम से हिस्सेदारी होगा, मतलब कि तीनों में बराबर बराबर बटेगा। तो उन्हें जमीन अगर बेचना भी है तो अपना हिस्सा को बेच सकते हैं, आपके दोनों भाई का हिस्सा उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अगर बहन भी है, यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि बहुत लोग कहते हैं कि बहन की आप बात नहीं करते हैं, बेटियों की बात नहीं करते हैं, तो बहन बेटियों की बात कर रहे हैं। आपको बता रहा हूँ कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 या 2005 में जो संशोधन होगा, दोनों के बारे में बता रहा हूँ। तो 2005 के तहत हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत बेटियों के या बेटों के बराबर अधिकार मिलता है, दोनों के बराबर। जितना बेटी का अधिकार है उतना ही बेटे का अधिकार है, चाहे वो संपत्ति किसी प्रकार का संपत्ति है, चल संपत्ति है, अचल संपत्ति किसी प्रकार का, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, खेती का जमीन है, घर का जमीन है, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी है, उसमें बेटी का भी बराबर अधिकार है। तो आप जान लीजिए कि बेटों का अगर मिलता है बराबर बराबर हिस्सेदारी, तो बेटी है तो बेटी को भी उसके बराबर हिस्सेदारी मिलेगा। मतलब 2 बेटा 1 बेटी है तो 3 पार्ट में जाएगा जमीन प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी, अगर 2 बेटा 2 बेटी है तो 4 पार्ट में जाएगा जमीन का हिस्सेदारी। सबको बराबर बराबर आपको हिस्सेदारी देना पड़ता है। अब आगे और भी जानकारी लीजिए, सारा जमीन का किस्म बताऊंगा, प्रकार बताऊंगा, अधिकार बताऊंगा। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि पैतृक संपत्ति, संयुक्त संपत्ति और खुद से खरीदा हुआ संपत्ति का क्या क्या आपका अधिकार उसमें हो सकता है। तो सारी जानकारी आपने ले लिया। अब आगे आइए, अब आगे आपको बता रहा हूँ आपको कि दान, जिसे गिफ्ट कहते हैं, दान प्रॉपर्टी। तो ये दान क्या होता है, गिफ्ट क्या होता है? तो गिफ्ट डीड जो बनता है, गिफ्ट किसी को किया जाता है। जैसे कि आपके नाम से प्रॉपर्टी आपने खरीदा, एग्जाम्पल देता हूँ आपके पिताजी का। चलिए, आपके पिताजी जी के नाम से प्रॉपर्टी है, उन्होंने किस खरीदा प्रॉपर्टी, और वो जीते जी, वो जीवित रहते हुए, उनके 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, या 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, जो भी है, तो अगर किसी एक के नाम से दान कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, या फिर बेटों के नहीं करते हैं, बेटों को नहीं करते हैं, किसी रिश्तेदार को गिफ्ट कर देते हैं, पत्नी को गिफ्ट कर देते हैं, अपने भाई को, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, किसी को गिफ्ट कर देते हैं, अपने नौकर को गिफ्ट कर देते हैं, या फिर कोई काम करने वालों को गिफ्ट कर देते हैं, तो उसको गिफ्ट कर देते हैं और गिफ्ट डीड बना देते हैं, तो फिर उसमें किसी का अधिकार नहीं रह जाएगा, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाता है। उनका अधिकार है खुद के खरीदे हुए संपत्ति को किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, तो उसे गिफ्ट की संपत्ति कहते हैं। एक बात और बता देता हूँ कि आपके पिताजी को अगर गिफ्ट में संपत्ति कहीं से मिला हुआ है, इसी प्रकार से गिफ्ट में कहीं से संपत्ति मिला हुआ है, दान में उन्हें संपत्ति मिला हुआ है गिफ्ट डीड के द्वारा, तो फिर वो प्रॉपर्टी उनका पर्सनल प्रॉपर्टी होता है, वो आपको पैतृक संपत्ति में गिनती नहीं होता है, वो उनका खुद का संपत्ति में गिनती होता है। इसलिए कि किसी ने गिफ्ट अगर उन्हें किया,
किसी ने गिफ्ट बनाकर दिया, चाहे उनका पिताजी ने दिया हो, दादाजी ने दिया हो, परदादाजी ने दिया हो, कोई दिया हो, कोई रिश्तेदार ने दिया हो, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी माना जाता है। उसमें किसी का अधिकार नहीं होता है, न उसके बेटों का अधिकार होता है, न भाइयों का अधिकार होता है, न किसी बहनों का अधिकार होता है। वो उनका पर्सनल प्रॉपर्टी होता है। उसको वो बेच भी सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, फिर वो ना रहेंगे तो उसी प्रकार से फिर बच्चों की उसमें हिस्सेदारी हो जाती है। तो इसे हम गिफ्ट डीड कहते हैं। तो आपके पिताजी के नाम से अगर प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, माताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, वो खुद का खरीदा हुआ है, उनका पर्सनल, दादा परदादा के नाम से नहीं आया हुआ है, उनको खानदानी नहीं मिला हुआ है, वो अगर पर्सनल जो प्रॉपर्टी वो उन्होंने खरीदा है, तो किसी के नाम से गिफ्ट कर सकते हैं। जिनको गिफ्ट कर देंगे, जिनको भी वो गिफ्ट कर देंगे, वो पर्सनल उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसमें हिस्सेदारी किसी का नहीं होगा। ना रहने पर फिर सबका अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार से आपको वसीयत के बारे में आपने सुना होगा, वसीयत जिसे हम विल कहते हैं, वसीयत के बारे में भी आपने सुना हुआ। तो वसीयत की कहानी आपको बताता हूँ, वसीयत का कानून बताता हूँ, वसीयत की हकीकत बताता हूँ। वसीयत क्या है, विल क्या है? ये क्या है कि आपके पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, मान लिया जाए आपके पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, आपके माताजी के नाम से प्रॉपर्टी है, या फिर किसी के नाम से प्रॉपर्टी है। अगर वो जीवित है, आपको मैंने बताया कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो अगर वो जीवित है, तो अपना प्रॉपर्टी जीते जी किसी के नाम से वसीयत कर सकता है, किसी के नाम से विल बना सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपके पिताजी है, उनके नाम से प्रॉपर्टी है, चाहे वो 1 एकड़ हो, 2 एकड़ हो, या कोई भी प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो उनके पास, तो वो जीते जी, उनके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 2 बेटा है, 2 बेटियां हैं, 4 बेटा है, 1 बेटी है, कुछ भी हो, कोई भी हो, तो अगर वो चाहते हैं कि ये बेटा मुझे देख नहीं रहा है, ये बेटा मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई बेटा उनका बात नहीं सुन रहा है, वो अगर चाहेंगे कि किसी एक बेटा को, या फिर किसी एक बेटी को, या फिर उसमें से 2 बेटा को, या फिर 2 बेटी को, किसी को भी पार्टिकुलर उसमें से किसी को भी एक के नाम से अगर वो वसीयत बना देते हैं, या फिर किसी 2 के नाम से वसीयत बना देते हैं, तो उनके मृत्यु के पश्चात, उनके मृत्यु के बाद वो प्रॉपर्टी सिर्फ उसी का होगा, तीसरा चौथा किसी का नहीं होगा। वो जिसके नाम से वसीयत बना के जाएंगे, उनके मृत्यु के बाद प्रॉपर्टी उसी का होगा। लेकिन जब तक वो जीवित रहेंगे, इस बात को समझ लीजिए, इस बात को बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक अधिकार किसी का नहीं रहेगा। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जिनके नाम से वसीयत करके जाते हैं, किसी एक व्यक्ति के नाम से, किसी 2 व्यक्ति के नाम से, उनके मरने के बाद उस प्रॉपर्टी पर उसी का अधिकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बता देता हूँ कि राजेश खन्ना का मामला आपने सुना होगा। राजेश खन्ना की 600 करोड़ का बंगला था आशीर्वाद। जब राजेश खन्ना मर गए, राजेश खन्ना की मृत्यु हो गई, तो उनके प्रॉपर्टी को लेकर विवाद छिड़ गया। उनकी नौकर थी अनीता आडवाणी, उन्होंने विवाद कर दिया कि मैं, इनकी पत्नी थी, मतलब अघोषित पत्नी थी। इसके बाद डिम्पल कापाड़िया, जो डिम्पल खन्ना उनकी पत्नी है, उन्होंने भी दावा किया। लेकिन जब उनका घर का सर्च किया गया, तलाशी किया गया, तो उसमें से एक पेपर निकला, वो जिसे वसीयत का पेपर कहते हैं। बाद में जब एडवोकेट से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बोला कि इनका वसीयत बना हुआ है, और वो अपने वसीयत में दोनों बेटियों के नाम से वसीयत करके गए हैं, जिसमें टिंकल खन्ना और डिम्पल खन्ना को वसीयत करके गए हैं, और 600 करोड़ की संपत्ति अपने आशीर्वाद बंगला को वसीयत करके गए हुए हैं। फिर जब वो पेपर देखा गया और जो वकीलों से राय लिया गया, तो पता चला, क्लियर हो गया कि उन्होंने तो वसीयत करके गया है, बजाबते उसमें अपना फोटो लगा रखा था, 5वां अंगूठा का फिंगर दे रखा था, सिग्नेचर था उनका, सब चीज़ मैच कराया गया, सब कुछ ठीक ठाक पाया गया। तो फिर हुआ क्या कि वो दोनों बेटी को वसीयत में पूरा प्रॉपर्टी दे दिया गया, 600 करोड़ का प्रॉपर्टी जो आशीर्वाद बंगला था, जिसे बाद में टिंकल खन्ना और डिम्पल खन्ना ने बेच दिया और पैसे आपस में बांट लिए। उसमें राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल खन्ना को या फिर अनीता आडवाणी को उसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिला। मामला कोर्ट में बहुत दिन चला, लेकिन वो बेटियों के पक्ष में ही फैसला आया। तो मैं आपको साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि वसीयत वही होता है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी के नाम से वसीयत कर दूं, मेरे 5 बच्चे हैं, लेकिन मैं एक बच्चे के नाम से वसीयत करके जाऊँगा, तो फिर चारों का कोई अधिकार नहीं है, कहीं भी चला जाए, वो सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, अगर वसीयत सही बना हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है वसीयत है, तो फिर उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, किसी भी हालात में कुछ भी नहीं किया जा सकता है, वो प्रॉपर्टी एक ही बंदे का होगा। हाँ, इसमें और बता देता हूँ कि अगर वो संपत्ति पैतृक है, फिर समझ लीजिए, उस संपत्ति पैतृक है, बाप दादा से मिला हुआ है या ज्वाइंट प्रॉपर्टी से मिला हुआ है संपत्ति, और उसका वसीयत आप करते हैं, तो वो वैलिड नहीं है, उसे तोड़ा जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो बाप दादा परदादा के नाम से मिला हुआ प्रॉपर्टी है, उसमें सभी भाई का हिस्सेदारी होता है। पर्सनल पिताजी, कोई एक व्यक्ति किसी को वसीयत नहीं कर सकता है, विल नहीं कर सकता है। खरीदा हुआ संपत्ति को विल कर सकते हैं, या फिर आपको वसीयत या गिफ्ट में मिला हो उसको वसीयत कर सकते हैं, विल कर सकते हैं आप, मतलब जो जिस पर आपका पूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है, उसको वसीयत कर सकते हैं। तो आपने समझा कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है, ये तो समझ लीजिए आप। अब समझिए कि इसका बंटवारा कैसे होता है। बंटवारा कैसे होता है, मतलब इसमें क्या क्या आपका अधिकार है। इन सभी प्रॉपर्टी, इस तरह की प्रॉपर्टी अगर आपके पास है, आपके पिताजी के नाम से है, आपके माताजी के नाम से है, आपके घर में किसी के नाम से है, तो उसमें अधिकार आपका कैसे होगा और उस अधिकार को आप कैसे लेंगे। तो पहले अब आपको बता देता हूँ, बहुत ही कम समय में अब बताने की कोशिश करूँगा, पूरा वीडियो में बने रहे। तो आपको बता दूँ कि जैसे कि पैतृक संपत्ति है,
पैतृक संपत्ति मैंने बताया कि आपके 4 पीढ़ी पीछे तक का संपत्ति, और उसके नाम से आपके परदादा के नाम से, दादा के नाम पे आया, दादा के नाम से पिताजी के नाम से आया, या फिर आया ही नहीं है, आपके दादा के नाम से प्रॉपर्टी है या पिता के नाम से प्रॉपर्टी है और वो है नहीं इस दुनिया में, और आप 4 भाई है, 2 बहन है, 2 भाई है, 2 बहन है, मतलब उनके जितने भी संतान है, पहले दादा से बता देता हूँ कि बहुत लोग हैं कि दादा के नाम से प्रॉपर्टी है लेकिन अभी बंटवारा नहीं हुआ है, लोग ऐसे ही बना के घर रह रहे हैं, लेकिन बंटवारा कैसे करेंगे? अगर दादा के नाम से प्रॉपर्टी है तो आपके पिताजी अगर 2 भाई हैं तो पहले उन दोनों में बंटवारा होगा, ये प्रॉपर्टी उन दोनों में बंटवारा होगा, 1 2 भाग में हो गया। अब दोनों को मिल गया, 4 है तो 4 भाग में होगा, 3 है तो 3 भाग में होगा। अब इनके बच्चे जितने भी हैं, जैसे कि आपके पिताजी के 3 संतान है, 2 बेटा 1 बेटी है, तो फिर ये प्रॉपर्टी उनके नाम से होगा। आपके चाचा जी के अगर 2 बेटी 2 बेटा है तो उनका अलग अलग इसी हिसाब से उनके प्रॉपर्टी में उनका 4 हिस्सा हो, 3 हिस्सा हो। अगर बेटी नहीं लेना चाहे तो कोई बात नहीं, हक त्याग कर सकती है, सिर्फ बेटों में बंटवारा होगा, लेकिन बेटी लेना चाहे तो फिर 4 में बंटवारा होगा। इसी प्रकार से आपके पिताजी की भी संपत्ति है तो आपके बच्चों में बंटवारा होगा। ये नहीं कि आपके दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, आपके पिताजी के 3 संतान है, आपके चाचा के 4 संतान है, तो ऐसा नहीं कि इक्वल बराबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कानूनन आपको बता दूं तो आपके पिताजी में बंटवारा हो जाएगा आधा आधा, भले ही आपके पिताजी का 1 ही संतान है तो उनके प्रॉपर्टी में आधा में 4 हिस्सेदारी होगा। आपके पिताजी का अगर आप अकेले संतान है तो इसमें 1 ही अकेला आपको आधा आधा हिस्सेदारी होगा, तो ऐसे बंटवारा होगा। लेकिन पिताजी के नाम से आपको प्रॉपर्टी है, पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी है तो पिता के नाम से प्रॉपर्टी है या फिर माता के नाम से प्रॉपर्टी है तो उसमें होता है कि आप जितने भाई बहन है वो सब में बराबर बंटवारा होगा, भाई हो बहन हो कोई भी हो। अगर माता जीवित है, पिताजी डेथ करके पिता के नाम से प्रॉपर्टी है तो 1 हिस्सा माँ को भी उसमें से मिलेगा। अगर जीवित है तो, नहीं जीवित है तो फिर बराबर बांट सकते हैं। लेकिन माँ भी जीवित नहीं है तो फिर बराबर बांट सकते हैं। लेकिन माँ अगर लेने के लिए तैयार नहीं है, अगर आप लोग उसे सही से देख रेख कर रहे हैं, अच्छा परवरिश दे रहे हैं, हर चीज़ पूरा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, तो माँ ये भी कह सकती है कि भाई आप लोग आपस में बांट लो और मुझे सिर्फ खर्चा देना, तो आप लोग आपस में भी बंटवारा कर सकते हैं। माँ को हिस्सेदारी देने की जरूरत नहीं अगर लेने के तैयार नहीं है तो। लेकिन अगर जीवित है, अगर उसे आप देखभाल नहीं कर रहे हैं, आप उसे अधिकार नहीं दे रहे हैं, उसे अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो फिर 1 हिस्सा आपको उससे भी देना पड़ेगा। ये कानून है। बहुत लोगों में गलतफहमी है, कुछ वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ। भाई बहन को लेकर, तो भाई बहन को लेकर क्या गलतफहमी है? गलतफहमी यह है कि बहनों का अधिकार कम होता है, भाइयों का ज़्यादा होता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 आपको बता दूं कि उसमें क्या था कि भाइयों को पिताजी के प्रॉपर्टी में, दादा के प्रॉपर्टी में, परदादा के प्रॉपर्टी में अधिकार था, डायरेक्ट अधिकार था, लेकिन बहनों का नहीं था। बहनों का क्या था? सिर्फ जो घरेलू है, घरेलू जो घर की ज़मीन है, जहाँ घर है उसमें सिर्फ हिस्सेदारी था, वो भी उसको मिलता नहीं था, दिया नहीं जाता था। बहुत लड़ाई लड़ती थी लेकिन उसमें फेल हो जाती थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, फिर भी मिलता नहीं था। लेकिन किसी भी प्रकार का कमर्शियल भूमि हो गया, कमर्शियल ज़मीन हो गया, कमर्शियल अपार्टमेंट हो गया, कोई दूसरा संपत्ति हो गया, या फिर खेती की ज़मीन हो गया जिसे कृषि भूमि कहते हैं, उसमें बेटियों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में, इसी कानून को 2005 में 1956 में जो कानून बना 2005 में इसे संशोधन कर दिया गया। इसलिए संशोधन कर दिया गया अब क्या है कि बेटी हो बेटा हो दोनों का एक समान अधिकार है। अब लोग सोचेंगे कि प्रॉपर्टी में ही अधिकार है, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो खेती का ज़मीन हो, मतलब कृषि भूमि हो, घर का प्रॉपर्टी हो, या किसी प्रकार का कमर्शियल अपार्टमेंट हो, बिल्डिंग हो, फ्लैट हो, कुछ भी हो, चाहे वो घर में आपका एक कार काहे नहीं हो, मोटरसाइकिल काहे नहीं हो, अगर पिता के नाम से है तो बेटी बराबर अधिकार ले सकती है। एक उनके नाम के संपत्ति में, एक संपत्ति में, चाहे वो जमीन प्रॉपर्टी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी है उनके नाम से, उसमें बेटियों को बराबर अधिकार होगा। जितना बेटों का होगा उतना बेटियों को। जैसे समझ लीजिए एग्जाम्पल में आधा आधा का मतलब ये ना समझ लीजिएगा 2 बेटा है 1 बेटी है तो आधा आधा होगा, ऐसा नहीं है। जैसे 2 बेटा है 1 बेटी है तो 3 हिस्से बराबर होगा। अगर 2 बेटा 2 बेटी है तो 4 बराबर होगा। अगर 2 बेटी 1 बेटा है तो 3 हिस्से होगा। इस प्रकार से बंटवारा होगा और सभी को बराबर आपको अब देना पड़ेगा। आप बहुत लोग कहेंगे कि 2005 से पहले जिसकी शादी हो गई जिस लड़की को, उसका क्या होगा? तो आपको बता दूं कि इसमें भी 2014 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का। एक नहीं कई फैसला आया, कई मामला ऐसे आए जब लोग नहीं दे रहे थे, बोले थे 2005 से पहले का जो शादी जिसका हो गया उसका अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो कानून बना है, कानून कोई भी बनता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसके बाद वो लागू हो। इससे पीछे भी, इससे पहले भी जिसकी शादी हो गई जिस लड़की का, और आज के बाद भी अगर वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी लेना चाहे तो वो दावा कर सकती है, ले सकती है, आपको देना पड़ेगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 2005 से पहले भी किसी लड़की की शादी हो गई और वो अपने ससुराल में रह रही है, खुशी से रह रही है, लेकिन उसे लगे कि नहीं मायके में अब प्रॉपर्टी है उस पर दावा करना चाहिए, तो केस फाइल करके ले सकती है, अधिकार मांग सकती है और कोर्ट उसे देगा। मतलब कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम लागू तो 2005 में हुआ,
लागू तो 2005 में हुआ और 1956 से चला आ रहा था, जिसमें कुछ कमियां थी। 2005 में इसे क्लियर किया गया, लेकिन इसका लाभ वो भी उठा सकते हैं जिस लड़की का शादी 2005 से पहले हो गया हुआ है या 2005 के बाद हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी पिता के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से अगर प्रॉपर्टी है किसी प्रकार का, जैसे लड़कों का जन्म से अधिकार होता है वैसे लड़की का भी अब अधिकारी हो गया और कभी भी अपना दावा कर सकती है, कभी भी दावा पेश कर सकती है। हाँ, आपको अगर लगता है कि बहन से अच्छा मेल मोहब्बत है, अच्छा प्यार है, बहन नहीं लेना चाह रही, अच्छे घर में उसकी शादी हो गई, उसके पास खुद बहुत सारा प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए एक हक त्याग पेपर बनता है। हक त्याग के पेपर बनता है जिसे रजिस्टर्ड कराना होता है। तो आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाके अपनी बहन से अगर हक त्याग का पेपर बनवा लेते हैं, उसे रजिस्ट्री करा लेते हैं, उसमें कोई खास खर्चा नहीं होता। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1000 का ही स्टाम्प लगता है, आपका कितना भी प्रॉपर्टी है उस पर मेंशन हो जाता है। तो वहाँ पे आप हक त्याग का रजिस्ट्री उससे करा सकते हैं और उससे सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करा लेते हैं। तो फिर उसमें बहन कभी दावा नहीं करेगी। लेकिन ये बहन की स्वेच्छा पे है, इस बात को समझ लीजिए। बहन की स्वेच्छा पर है, आप जबरदस्ती उसे नहीं करा सकते, गाली गलौज करके नहीं करा सकते, उसे जबरदस्ती दबाव करके नहीं करा सकते, उससे धोखाधड़ी करके नहीं करा सकते हैं। अगर वो स्वेच्छा से कहती है, 18 वर्ष उम्र उसका पार है और स्वेच्छा से वो कहती है कि मुझे अपने पिताजी की प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सेदारी नहीं लेनी है, मेरी अच्छे घर में शादी हो गई है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर इस प्रकार का एफिडेविट बना के और जाके सब रजिस्ट्रार के पास अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो फिर उसका दावा वहाँ से खत्म हो जाता है। फिर भाइयों में आपस में बंटवारा कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। मैं बहुत कोशिश किया हूँ कि आपको सारी चीज़ बता दूँ और बताया भी हूँ कि ज़मीन कितने प्रकार का होता है, प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है, कैसे बंटवारा होता है, किन किन का कितना अधिकार होता है। इससे पहले भी कई वीडियो बनाया हूँ और उसमें विस्तार से बताया हूँ, लेकिन बहुत पुराना वो वीडियो हो गया और बहुत लोगों का डिमांड था कि सर नए तरीके से बताइए, कुछ नया बताइए, नए सब्सक्राइबर के लिए बताइए, इसीलिए वीडियो बनाया हूँ। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, आप अगर किसी प्रकार का डिमांड करते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, जैसे बताता हूं कि अगर आप कहेंगे कि बंटवारा जो होता है वो किस प्रकार से किया जाए, आपसी सहमति से, या फिर कोई उसमें से कोई नहीं मान रहा है तो वो बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, या फिर एक भाई तैयार है दूसरा भाई तैयार नहीं है तो कैसे बंटवारा किया जाए, या फिर आपके पिताजी तैयार है आपके चाचा जी नहीं तैयार है तो दादा की संपत्ति में कैसे बंटवारा किया जाए। इस प्रकार से बहुत सारे होते हैं। बहुत लोग बाहर रहते हैं तो बंटवारा नहीं हो पाता है, कुछ लोग गाँव में रहते हैं तो बंटवारा नहीं हो पाता। तो इस पर भी एक पर्सनल बंटवारा का वीडियो बना दूंगा। अगर आपका डिमांड हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो इस पर भी जरूर बनाऊंगा। दूसरा ये हो सकता है कि मैं हिंदू बेटियों के लिए बताया हूं कि हिंदू बेटा बेटी का कितना अधिकार है, लेकिन मैं इसमें मुस्लिम का जिक्र नहीं किया हूं क्योंकि मुस्लिम लॉ अलग होता है, मुस्लिम का कानून अलग होता है। तो अगर जितने मुस्लिम लोग हैं अगर वो चाहते हैं कि मुस्लिम लॉ पे बनाओ कि मुस्लिम में बेटियों का कितना अधिकार होता है, बेटों का कितना अधिकार होता है, उसमें बाप दादा परदादा की संपत्ति में कितना अधिकार होता है, तो उस पर भी पर्सनल वीडियो बना दूंगा। तो आप जितने लोगों का जितने प्रकार का डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो भी बनाया हो तो किसी न किसी के डिमांड पे ही बनाया हूँ। कोई लोग डिमांड किया है, बहुत सारे लोग, तो मैं ये वीडियो बनाया हूँ। इसी प्रकार से आप डिमांड करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इसी प्रकार से फिर अगला वीडियो बना दूंगा। क्योंकि मैं कमेंट सारा पढ़ता हूँ, सारा कमेंट पढ़ता हूँ और एक एक करके सब टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। चाहे वो 10 दिन बाद बने, 5 दिन बाद बने, लेकिन सब टॉपिक पर एक एक करके वीडियो बनाता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ देंगे तो आज न कल उस वीडियो को जरूर बनाऊंगा, चाहे 5 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, लेकिन वीडियो बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों।